आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 4 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ज़ोहरान ममदानी भी निकले मादा, फिलिस्तीनी हुए नाराज, धोखा देने का लगा इल्जाम, एक लेडी ऑफिसर बनी वजह। नेतन्याहू बोला न्यूयॉर्क जरूर जाऊंगा, ममदानी पर बढ़ा प्रेशर, अरेस्ट करेंगे या तोड़ देंगे एक और वादा। ईरानी आर्मी चीफ हतामी का साफ ऐलान, इसराइल अमेरिका का हर एडवेंचर रोकने की ताकत हमने कर ली है हासिल। पर्शियन गल्फ में आईआरजीसी नेवी की इक्तदार ड्रिल शुरू, ईरान ने समंदर में खुलेआम दिखा दिया अपना कंट्रोल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर पहली बार फिलिस्तीनी बेटी ने जमाया कब्जा, लहराया परचम, 202 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। और गजा की टॉपर बेटी हाला सलामी के ख्वाब टूटे, घर उजड़ा, अब बिस्किट बेचकर चला रही फैमिली। शुरुआत करते हैं शो की एक पॉजिटिव खबर से। फिलिस्तीनी बेटी ने कर दिखाया है वो कमाल जिसमें 202 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया और अब उस बेटी को दुनिया सलाम कर रही है। सन 1823 से चली आ रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन की 202 साल की हिस्ट्री में पहली बार किसी फिलिस्तीनी लड़की ने प्रेसिडेंट की कुर्सी अपने नाम कर ली है। उस बेटी का नाम है अरवा हनीन अल रईस। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेंट एडमंड हॉल की ये सेकेंड ईयर की पीपीई स्टूडेंट 757 वोट लेकर स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन जीत गई। वो दूसरे नंबर पर रहे कंटेंडर से 150 वोट आगे रही। अगर 750 वोटों में 150 वोट मार्जिन के रहें तो ये बहुत बड़ी जीत होती है। ऑक्सफोर्ड यूनियन की वो पहली फिलिस्तीनी, पहली अरब वुमेन और पहली अल्जीरियन प्रेसिडेंट बन गई है। अरवा हनीन एक्टिविज्म की दुनिया में भी एक्टिव हैं। वो लंदन की प्रो पैलेस्टाइन रैलीज पर बनी डॉक्यूमेंट्री हार्ट ऑफ अ प्रोटेस्ट में भी क्रिएटिव टीम का हिस्सा रही हैं। ये फिल्म जीरो बजट थी, इसमें बस 5 लोग थे। ये फिल्म 1947 से जारी फिलिस्तीन की जद्दोजहद की सच्चाई दुनिया के सामने बयान करती है। ऑक्सफोर्ड यूनियन दुनिया की सबसे पुरानी और मोस्ट प्रेस्टिजियस स्टूडेंट सोसाइटीज़ में से एक है और अब इसकी तारीख में फ़लस्तीन की एक बेटी ने अपना नाम दर्ज करवा दिया है। दुनिया और हम इस बेटी को सलाम करते हैं। फ़लस्तीन की एक और बेटी है जो सीज़फायर के बीच भी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। गज़ा की वही सरज़मीन जहां बम बारिश बनकर गिरते हैं, वहीं से एक और दिल तोड़ देने वाली कहानी 2 तस्वीरों के साथ सामने आई है। हाला सलामी की ये कहानी है। हाला सलामी फ़लस्तीन की एक कमसिन बच्ची है, गज़ा की एक कमसिन एक टीनेजर बेटी है। हाला सलामी को हम सलाम करते हैं। वो गज़ा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी की एक टॉपर स्टूडेंट हैं। फ़िलहाल वो ईस्ट गज़ा में अपना घर तबाह हो जाने के बाद बेघर हो चुकी हैं। खेमों में रहती हैं, दुकान चलाती हैं। हाई स्कूल में उनके 97% नंबर थे। तालीम मुकम्मल करके बहुत कुछ बनने के ख्वाब देखे थे, मगर अब घर चलाने के लिए वो प्यारी सी खूबसूरत बेटी अब बिस्किट बेचकर अपनी फैमिली को सहारा दे रही है। आज हालात ये हैं कि डॉक्टर बनने का ख्वाब उसकी आंखों में ही कैद है, क्योंकि घर में खाने के पैसे नहीं हैं तो फिर फीस का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके वालिद रोज़ 10-10 किलोमीटर पैदल चलकर थोड़ा सा राशन जुटाते हैं और हाला अपने दोस्तों को क्लास जाते देखती है, कॉलेज जाते देखती है, मगर ख़ुद के लिए रास्ता बंद पाती है। सीज़फायर है, लेकिन हाला जैसी बेटियों की कोशिशों पर अब भी घेराबंदी की धूल जमी हुई है। ख्वाब जिंदा हैं, बस वो दुनिया से थोड़ा सा इंसाफ मांग रहे हैं और थोड़ी सी मदद भी। फ़लस्तीन में, गज़ा में भी अमीर गरीब हर तरह के लोग रहते हैं। जिनके पास पैसे थे वो बची हुई यूनिवर्सिटी की इमारत में उनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। जो नहीं जा पा रहे वो हाला की तरह बिस्किट बेच रहे हैं। हमें लगा कि गज़ा की कुछ ऐसी कहानियाँ भी आपके सामने लानी चाहिए जिन्हें बहुत कम ही लोग छूते हैं, जिन्हें मैं भी कम छूता हूँ। ये कहानियाँ हमें उम्मीद भी देती हैं और गज़ा की असली हकीकत से वाबस्ता भी करवाती हैं। क्या ज़ोहरान ममदानी ने फ़लस्तीनियों को धोखा दे दिया? क्या जिसे मर्द समझा गया वो भी मादा निकला? यही सवाल न्यूयॉर्क की सड़कों, एक्टिविस्ट ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर आज सबसे ज़्यादा गूंज रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्ट ज़ोहरान ममदानी, जो फ़लस्तीनियों की आवाज़ माने जाते थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने फ़लस्तीन की हिमायत वाले कई ग्रुप्स को सीधा झटका दे दिया है। खुद फ़लस्तीन की वेबसाइट्स और अखबार इस खबर को लिख रहे हैं, तो आप यकीन कर सकते हैं।
लोगों की शिकायत समझ लीजिए। ममदानी ने जेसिका टिश नाम की इस खातून को दोबारा न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की कमिश्नर बनाने का फैसला किया है। यही एक लेडी अफसर पूरे बवाल की जड़ बन गई है। ये वही जेसिका टिश है जिसे कई ग्रुप ज़ायनिस्ट बताते हैं, वही जिसने फ़लस्तीनी प्रोटेस्ट पर सख्त क्रैकडाउन किया, लोगों को गिरफ्तार किया, डंडे बरसाए। ये वही जेसिका है जिसने इसराइल की गजा जंग को खुला सपोर्ट दिया था। सब फ़लस्तीनी ग्रुप्स यही कह रहे हैं। फ़लस्तीनी ग्रुप्स का इल्ज़ाम है कि ये फैसला एक धोखा है। ये ममदानी की जस्टिस लिबरेशन वाली बातों से पूरी तरह उलट है। ये एडम्स वाली NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की कंटिन्यूटी है, उसी की सेम रिप्रेशन, सेम सर्विलांस, सेम क्रैकडाउन्स और सेम जुल्म वाली पॉलिसी है। कुछ ग्रुप्स हैं जैसे कि विद इन अवर लाइफ टाइम और दूसरे प्रो पैलेस्टीनियन ग्रुप्स, उन्होंने अपने बयान में लिखा कि जेसिका टिश का फिर से चुना जाना सियासी अलाइनमेंट है NYPD की उस पुरानी रेशियल पुलिसिंग और दमनकारी सिस्टम के साथ जिसे हम भुगत चुके हैं। दर्जनों प्रो पैलेस्टाइन यानी कि फ़लस्तीन के समर्थक कैंपस ग्रुप्स भी इस बयान के साथ खड़े हैं। न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन कॉलेज, द न्यू स्कूल, जॉन जे स्टेन आइलैंड, सबका कहना है कि ये वो ममदानी नहीं है जिसने हमसे वादा किया था, जिसने हमको ख्वाब दिखाए थे, जिसने फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई थी। ट्रंप से मुलाकात के बाद ममदानी भी मादा बन गया है, ये कहा जा रहा है। लोकल कम्युनिटी भी नाराज़ है। बे रिज, क्राउन हाइट्स और ब्रुकलिन जेल सपोर्ट, जहां ममदानी को भारी सपोर्ट मिला था, वो भी आज खुलकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ममदानी तुमने क्या किया। तो क्या ममदानी सच में धोखा दे रहे हैं? इल्ज़ाम यही है, लेकिन फैसला तो जनता की अदालत देगी। एक तरफ ICC वांटेड नेतन्याहू को अरेस्ट करने की बात, दूसरी तरफ वही कमिश्नर वापस लाना जिसने फ़लस्तीनी प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन चलाया, यानी एक ही तस्वीर में दो टोन। न्यूयॉर्क के प्रो पैलेस्टाइन सर्कल्स में अब सिर्फ एक लाइन चल रही है, ममदानी के बोल तो हमारे थे, पर वो चल किसके साथ रहे हैं? सवाल यही गूंज रहा है। ममदानी, न्यूयॉर्क और नेतन्याहू, इनसे जुड़ी एक और खबर सुन लीजिए। नेतन्याहू न्यूयॉर्क जाने की जिद पर अड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या शहर के मेयर ज़ोहरान ममदानी अपने वादे के मुताबिक उसे गिरफ्तार करेंगे, जिसका उन्होंने गला फाड़ फाड़ कर वादा किया था। ICC का भगोड़ा नेतन्याहू न्यूयॉर्क जाने का ऐलान कर चुका है, यानी वो वही शहर चुन रहा है जहां न्यूयॉर्क के नए चुने गए मेयर ज़ोहरान ममदानी साफ कह चुके हैं कि ICC का वारंट होगा तो न्यूयॉर्क पुलिस नेतन्याहू को अरेस्ट करेगी। इधर नेतन्याहू कह रहा है कि हाँ, मैं न्यूयॉर्क आऊँगा, यानी सीधी वार्निंग दे रहा है, चुनौती दे रहा है, चैलेंज दे रहा है। सीधा तमाचा है ICC के वारंट और ममदानी की वार्निंग पर। ममदानी को पता है नेतन्याहू के खिलाफ वारंट कट चुका है। इलेक्शन में जुमला उछाला था, क्या हकीकत बन पाएगा? ममदानी, जो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और साउथ एशियन मेयर होंगे, पहले ही बोल चुके हैं कि ICC जिन की तलाश में है, चाहे नेतन्याहू हो या पुतिन, NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को उन्हें अरेस्ट करने के लिए भेजा जाएगा। याद रखिएगा कि ममदानी अभी सिर्फ इलेक्शन जीते हैं, मेयर की कुर्सी पर बैठना, ओथ यानी शपथ लेना अभी बाकी है। पुराने मेयर अब भी काम कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क में बस एक सवाल गूंज रहा है, फ्लाइट से नेतन्याहू उतरेगा तो क्या NYPD उसे हथकड़ी डालेगी या इसराइल का दबाव ममदानी को रोक देगा? कहानी गर्म है, खेल बड़ा है और दुनिया की नज़र न्यूयॉर्क पर जा टिकी है। मेयर की शपथ ना लेने से पहले ममदानी के पास कितने इख्तियार हैं? क्या न्यूयॉर्क की पुलिस उसकी बात मानेगी? क्योंकि 4 दिन बाद तो माननी ही है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ममदानी वादा निभाएंगे? ईरान की आर्मी ने कहा है कि हमारी ताकत हर दिन बढ़ रही है, इसराइल और अमेरिका को रोकने की पूरी ताकत हमारे पास है। ईरान के आर्मी चीफ आमिर हतामी ने कह दिया है कि 12 दिन वाली जंग के बाद से ईरानी फौज ने अपनी डिफेंस ताकत लगातार बढ़ाई है ताकि इसराइल और अमेरिका किसी भी एडवेंचर की हिम्मत ना कर सकें। महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बजट प्लानिंग कमेटी के MPs जब आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचे तो हतामी ने पूरा मैसेज सामने रख दिया। आर्मी चीफ आमिर हतामी ने मेन बातें जो कहीं उन्हें समझ लीजिए, आसान लफ्ज़ों में समझिए। उन्होंने कहा कि ईरान की मिलिट्री अब पहले से ज़्यादा मजबूत है। डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, सर्विलांस, सब पर अपग्रेड चलता रहता है, यानी कि जून से अब तक बहुत कुछ डेवलप कर लिया है हथियारों के मामले में ईरान ने।
उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका की दुश्मनी कोई आज की दुश्मनी नहीं, ये 1979 से चली आ रही है जब ईरानी रेवोल्यूशन हुआ था। और हतामी ने यह भी कहा कि जितना ईरान आगे बढ़ता गया उतनी ही उसकी दुश्मनी बढ़ती गई। हतामी ने कहा कि ग्लोबल एरोगेंस यानी अमेरिका और इसराइल का ब्लॉक हमेशा से ईरान को रोकना चाहता था, लेकिन ईरान की बढ़ती ताकत ही उनकी बेचैनी की वजह बनी हुई है और ये बेचैनी हम बढ़ाते रहेंगे। मेयर न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC नेवी ने आज इक़्तिदार एक्सरसाइज का आगाज कर दिया। इक़्तिदार इसका नाम है और ये सीधा मैसेज है कि ईरान समंदर में भी पूरी तरह होशियार, तैयार और अलर्ट है। इस इक़्तिदार ड्रिल की अहम बातें जान लीजिए। पूरी पर्शियन गल्फ में इंटेलिजेंस और सिचुएशन अवेयरनेस का खुला प्रदर्शन, खुली नुमाइश। ये ड्रिल शहीद हाज मोहम्मद नज़ेरी के नाम पर हो रही है, जिनकी मैरीटाइम ऑप्स में जो दबदबा है वो पूरी दुनिया जानती है। जिनका IRGC का साफ साफ कहना है कि ईरान की नेवी हर खतरे को जवाब देने की पूरी कुव्वत रखती है। इस एक्सरसाइज में ईरान ने दिखाया कि उसकी नेवल डेटरेंस और ऑपरेशनल ताकत समंदर में किसी को भी पीछे धकेल सकती है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान ने आज फिर ये बता दिया कि पर्शियन गल्फ में यानी फारस की खाड़ी में उसकी मजबूत मौजूदगी सिर्फ मौजूदगी नहीं बल्कि असल में उसका कंट्रोल है। एक दो खबरें यहां से ले लीजिए। जैरेड कुशनर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, अमेरिका के एनवॉय भी हैं, और उनसे सीनियर एनवॉय स्टीव विटकॉफ जो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं, एक व्यापारी हैं, ये दोनों पुतिन से मिलने रूस गए थे। और अब इन दोनों ने कहा है 4 दिसंबर में कि हमें यकीन है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना चाहता है, जंग ख़त्म करना चाहता है। यानी उन्होंने ये पॉजिटिव सिग्नल दुनिया को दिया है कि पुतिन जंग ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन पुतिन का सौदा यानी डिमांड्स तो हाई हैं। यूक्रेन वो मान नहीं रहा, तो यूक्रेन कब तैयार होगा जिसको अमेरिका और वेस्ट हथियार देते आ रहे हैं इस जंग के लिए, ये भी पता करना चाहिए। हाँ, पुतिन इंडिया पहुंच गए हैं। अब वो जो कुछ भी बात होगी या जो कुछ भी प्रोग्राम होगा उसकी डिटेल अगले प्रोग्राम में देंगे। एक बड़ी विजिट है। और एक खबर ये है कि व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर ने ये ऐलान कर दिया है सीधा कि रशिया नॉट सीकिंग टू रीजॉइन G7, कि रशिया जो है वो G7 दोबारा ज्वाइन करने के बारे में नहीं सोचा है। व्लादिमीर पुतिन ने तो साल 2014 से ही इसकी मीटिंग्स जो हैं ज्वाइन करनी छोड़ दी थी। मतलब 10-11 साल हो गए हैं। ये पुतिन ने खुद कहा कि मैं तो 2014 से इनकी मीटिंग्स में नहीं जा रहा हूँ। जब से वेस्टर्न बैग कूप हुई थी कीव में, यानी जो तख्ता पलट की कोशिश हुई थी उसमें, उसकी वजह से तब से मैं नहीं जा रहा हूँ ये G7। और G7 आज कोई काम की चीज़ नहीं रह गई है। और ये भी पुतिन ने कहा कि इसमें जो डेवलप्ड मुल्क हैं ना, उनकी इकनॉमी आज के कुछ डेवलपिंग मुल्कों से भी बेहद कम है। ये बहुत कमज़ोर हो चुका है ग्रुप। हाँ, ये कुछ काम करता है, कुछ फैसले लेता है, लेकिन कमज़ोर बहुत है। और इस कमज़ोर ग्रुप में दोबारा मैं जुड़ने की सोच नहीं रहा हूँ। ये जो लोग सोचते हैं कि मैं अगर सीज़फायर भी कर लूँगा, अमेरिका उसमें मीडिएटर बन जाएगा और मैं फिर से G7 ज्वाइन करूँगा, तो इससे अलग। असल में एक बड़ी लकीर तो खींच ही दी है, बड़ी नहीं तो मतलब बराबर की लकीर खींच दी है ब्रिक्स नाम की रूस ने, जिसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, ब्राज़ील भी है और कई मुल्क जुड़ रहे हैं। तो एक पैरेलल पावर जब बन रही है तो किसी के और दबदबे वाली पावर में जाकर कौन जुड़ना चाहेगा, और इसी बात से इनकार पुतिन भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।